Hi everyone. So today we'll be discussing some science-based questions from the UPSC EPS exam. The best way to go about any topic would be first to go through the theory and then questions आप जितने practice करोगे उतना आपको easy रहेगा and practicing questions is basically a faster way of doing revision. So ये सारे questions जो अपन इस वीडियो में cover करेंगे वो काफ़ी easy है, काफ़ी basic से questions है, ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं इनमें. But yeah, you need to practice to get a better result always. So starting with the first question. Which one is not a female reproductive organ in humans? बहुत basic question. अगर उन्होंने पूछा था which one is not a female reproductive organ, then we could have expected थोड़ा सा male organs in the options, but वो भी pretty simple रखा है. तो it's basically humans and plants का comparison. So this, as we know, is the human female reproductive system, and this is the plant reproductive system. So this wala part specifically represents the female reproductive system, this being the stigma, style, the ovary and the ovules, and ये वाले होते हैं हमारे male reproductive organs which are anther and the filament. Anther के ऊपर pollen grains होते हैं which can land onto the stigma and फिर pollen tube बनेंगे and fertilization and everything. So it includes stigma, this ऊपर वाला receptor is stigma, style and ovary. यहाँ पे तो ऑब्वियसली ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड एवरीथिंग. तो क्वेश्चन में है which is not a female reproductive organ: ovaries, oviduct, cervix, stamen. Stamen is, as we call it, stamen or pistil, which is known as a female reproductive structure altogether. Stamen and pistil is a female reproductive structure in plants, and carpel is okay. Next. Which one of the following cannot be called amphibian of the plant kingdom? तो amphibian of plant kingdom हम ब्रायोफाइट्स को कहते हैं. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल कौन से है तो यू कैन फिगर इट आउट. तो उससे पहले हम समझ लेते हैं बेसिक द एवोल्यूशन का सीरीज इनका. तो प्लांट्स में बेसिकली द टू सब किंगडम्स इंक्लूड क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी. क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, तो दीज आर हिडन, एंड गैमी का मतलब मैरिज. तो इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन होते हैं एंड इनके एक्सपोज होते हैं. दीज आर द मोर इवॉल्व वाले. जैसे पहले क्रिप्टोगैमी आए तो क्रिप्टोगैमी में देयर वाज थैलोफाइटा. थैलोफाइटा मतलब आपका रूट, स्टेम्स एंड लीव्स आर नॉट वेरी क्लियरली डिस्टिंक्ट. तो इसमें आते हैं आपके एल्गे एंड फंजाई. फिर उसके बाद थोड़ा इवॉल्व हुआ ब्रायोफाइटा, उससे इवॉल्व हुआ टेरिडोफाइटा. सीड हैबिट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन टेरिडोफाइटा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. उसके बाद है स्पर्मेटोफाइटा फेनेरोगैम्स के अंदर, विच इंक्लूड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स जो हम आज अपने आसपास देखते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म्स एंड दीज आर द मोस्ट इवॉल्व्ड. तो एवोल्यूशन बेसिकली पानी, लाइक एल्गे कांट सर्वाइव विदाउट एक्वेटिक हैबिटेट. तो एल्गे एंड फंजाई फिर भी थोड़े मॉइस्ट एरियाज में चल जाता है, बट एल्गे इज ऑल एक्वेटिक. ब्रायोफाइटा लिव्स ऑन मॉइस्ट लैंड, बट उसकी फर्टिलाइजेशन के लिए उसको पानी ज़रूरी है. तो जैसे एम्फिबियंस होते हैं, जैसे आपका फ्रॉग कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. तो बेसिकली ब्रायोफाइटा इज सिंपली a plant which can survive both in plant mode, like it needs water for its like continuation of life. So इसलिए ब्रायोफाइटा is known as the amphibian of the plant kingdom. तो रिक्सिया, फ्यूनेरिया, मार्केंजिया, ये तीनों ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स है. एंड स्पायरोगायरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गे. तो इसका आंसर होगा स्पायरोगायरा. आगे, which one of the following is not a consequence of deforestation? बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. डिफॉरेस्टेशन होने के कारण आगे क्या नहीं होगा? इंक्रीज ग्राउंड वाटर टेबल. अब अगर डिफॉरेस्टेशन हो, सपोज ये आपका ट्री है एंड ये नीचे से लाइक ग्राउंड वाटर ऊपर की तरफ खींचता है थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर एंड एवरीथिंग. तो अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो द ग्राउंड वाटर टेबल वुड डिक्रीज एंड नॉट इंक्रीज. तो आंसर तो यही बनता है, बट स्टिल विल गो थ्रू द ऑप्शंस एक बार. डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी. अगर जब ट्रीज ही नहीं होंगे विच आर अ हैबिटेट टू सो मेनी ऑर्गेनिजम्स, लाइक कितने बीटल्स एंड कितने बर्ड्स ट्रीज पे ही रहते हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. इंक्रीज ये मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से. इंक्रीज सॉइल इरोजन, वही अगर रूट्स पकड़ेंगी नहीं सॉइल को तो ऑब्वियसली सॉइल इरोजन होगी एंड सॉइल इरोजन वुड
तो ये भी सही है। रेनफॉल डिक्रीज होगा, पेड़ कम होंगे तो वाटर साइकिल इफेक्ट होगा, तो रेनफॉल भी कम होगी। Next, which of the following human chromosomes has a mismatched pair in a normal human male? Uh, अभी since we know कि human body में 46 chromosomes होते हैं and 23 के 2 pairs होते हैं, तो all the chromosomes are paired except for in males, क्योंकि उनमें जो sex chromosomes होते हैं that are X and Y instead of the X and female. तो यही पूछा है कि which one is mismatched pair, like human males में there is ये वाला pair missing होता है, तो X chromosome doesn't have its own match, so X chromosome is the correct answer इसके लिए. The word vaccine has been derived from a Latin word having the meaning. Okay, तो अभी आपको ये black tick वाले आंसर्स को नहीं देखना है, these are not the actual answers, ये बस वेबसाइट पे जो अपलोड हुआ था ये वही है. तो वैक्सीन की हिस्ट्री बेसिकली ये है कि एडवर्ड जेनर ने एक वर्ल्ड वॉर के टाइम स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ा डिजीज था एंड इट वाज कम्युनिकेबल एंड एवरीथिंग, तो एक काऊ को स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए द वैक्सीन वाज फर्स्ट डेवलप्ड. तो वैक्सीन इज डिराइव्ड फ्रॉम वैक्सा व्हिच मींस काऊ, तो इसका आंसर होना चाहिए काऊ. नेक्स्ट, which one of the following statements is true with regard to image formation by two eyes of a person? अभी हम physics section पे आ गए हैं, तो both the eyes see exactly the same image? No. One eye sees half portion of the object, which is not true. आप अपनी एक आँख बंद करके देखो, आपको ऐसा नहीं है कि आपका लेफ्ट साइड बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता. Both the eyes combine two images seen by them? No. मतलब टेक्निकली सही है, बट बोथ दी आईज कांट डू दिस अपने आप से. द ब्रेन एक्चुअली डज दैट, लाइक ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज. ये सही है, क्योंकि व्हेन ईच आई विल सी अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज द ब्रेन it combines them to view a three-dimensional object. The eyes cannot do that काम अपने आप से, तो ऑप्शन डी is the most relevant option यहाँ पे. Which one of the following statements is correct? Wavelength of microwave ranges between. अभी you can't do this question अगर आपको series of waves, series of all the like electromagnetic waves याद ना हो, तो order मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, which includes gamma rays, फिर X rays, UV rays, visible range, infrared, microwaves and radio waves. ये greater to sign मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आगे जाते जाते the wavelength of the waves increases but the frequency decreases. Wavelength is this, ये एक wave मानी जाती है, तो this is a larger wavelength as compared to a smaller wavelength. तो अगर मैं कहूँ कि ये वन यूनिट है, ठीक है, तो कोई वेव अगर इसमें इतना वेव कर रही है एंड कोई वेव अगर इसमें इतना वेव कर रही है, तो इस वाली वेव की वेवलेंथ कम है बट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एंड इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी कम है एंड वेवलेंथ ज़्यादा है. तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है कि एक सेकेंड में आपने कितनी वेव्स कंप्लीट की, तो ऑब्वियसली एक सेकेंड में इसने ज़्यादा कर ली. तो गामा रेज हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स हैव द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बट हैव द wavelength, and frequency is inversely proportional to wavelength. तो यहाँ पे पूछा है माइक्रोवेव रेंजेस बिटवीन, तो माइक्रोवेव ये रही, इट इज बिटवीन रेडियो एंड इंफ्रारेड, तो ऑप्शन ए शुड बी योर आंसर. अभी ये पूरा ऑर्डर याद करने के लिए भी एक न्यूमोनिक आप कह सकते हो याद करने के लिए. तो यू नो हाउ देयर आर 3 types of cars. There are hatchbacks, sedans and SUVs. So instead of SUVs we have XUV here. So we go गाड़ी which is car, गाड़ी XUV, IMR आपको याद करना पड़ेगा, it's not that difficult. गाड़ी XUV IMR, गामा, X-rays, UV rays, visible range, infrared, microwave and radio wave. वैसे तो you can also remember इन सब की wavelengths, but सबसे important visible range होती है which is 400 to 750 nanometer. आगे है साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम. ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मतलब बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो इसका साइज होता है 120 पिकोमीटर. तो मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है 120 पिकोमीटर, विच यू कैन राइट इट ऐसे, एंड फिर क्योंकि एंगस्ट्रॉम में थे 2 ऑप्शंस तो आई कन्वर्ट एंगस्ट्रॉम, तो 1.2 एंगस्ट्रॉम आगे विच इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसलिए ऑप्शन ए वुड गिव यू द राइट आंसर.
Next, which one of the following statements regarding a force is correct? A positive force implies attractive nature, a negative force implies repulsive nature. A positive force can be both attractive and repulsive in nature. A negative force implies attractive nature. अभी अगर आप इसको सिंपल टर्म्स में कूलम्ब्स लॉ से समझो तो ये कूलम्ब्स लॉ की रिप्रेजेंटेशन, राइट? तो F is k q1 q2 r square. तो अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है एंड वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल, तो जब फोर्स पॉजिटिव आ रहा है रिपल्शन हो रही है, तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया तो ऑप्शन बी भी ऑटोमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि आप ध्यान दो तो अ पॉजिटिव फोर्स इम्प्लाइज अट्रैक्टिव नेचर। वैसे मुझे पता है ये स्टेटमेंट गलत है, बट अगर आप एग्जाम में जाओ आपको नहीं पता है तो यू थिंक अगर ये सही है, ठीक है, अ पॉजिटिव फोर्स इम्प्लाइज अट्रैक्टिव इन नेचर, इसका मतलब तो अ नेगेटिव फोर्स इम्प्लाइज रिपल्सिव इन नेचर विच कांट बी ट्रू, यू नो, मतलब a positive force implies attractive nature, इसका मतलब a negative which can't be true because दो ऑप्शंस सेम क्यों होंगे, दो ऑप्शंस को तो आप टिक नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये दो रूल आउट करने हैं, तो मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है, पॉजिटिव फोर्स कैन नॉट बी अट्रैक्टिव इन नेचर। तो इसका मतलब हम ऑप्शन सी पे आए, पॉजिटिव फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। आप यहाँ पे खुद देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा हो सकता है कि दो जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाए, नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव फोर्सेस कैन नेवर बी अट्रैक्टिव, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, अ नेगेटिव फोर्स इम्प्लाइज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये आप एलिमिनेशन के थ्रू भी लगा सकते थे, बस ऑप्शन सी पे कंफ्यूज होते, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ये आप कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे समझ सकते हो कि अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो दिस वुड लीड टू अ नेगेटिव फोर्स एंड तभी उनके बीच में अट्रैक्शन होगी, क्योंकि एक नेगेटिव है एंड इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग, तो माइनस आ जाएगा हमारे एक्चुअल आंसर में, विच वुड मीन कि फोर्स नेगेटिव है एंड मतलब हमारी अट्रैक्शन हो रही है। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस बाय द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ये ग्राफ आपने बहुत देखा हुआ मिला होगा, तो ये जब नीचे जाता है नेगेटिव साइड में, इसका मतलब अट्रैक्शन होनी शुरू हो गई है एंड ऊपर की साइड पे देयर इज रिपल्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर कि पॉजिटिव चार्ज shows repulsion, a positive force shows repulsion and negative force shows attraction. When a dielectric material is kept in an electric field, which one of the following phenomena may be realized? अभी जैसे ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, एंड इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं विच इन द नॉर्मल रेस्ट स्टेट ऐसे लाई करते हैं। अगर सपोज मैं इसको एक कैपेसिटर प्लेट अरेंजमेंट के बीच में लगा दूं एंड फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड गो ऐसा, तो क्या होगा, ऐसा हो जाता है, द मॉलिक्यूल के पार्टिकल ऐसे हो जाता है, प्लस साइड अलग हो जाता है, नेगेटिव साइड अलग हो जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन वुड बी अ करेक्ट आंसर। अब केमिस्ट्री के सेक्शन पे आ गए, तो लाइक 4-5 क्वेश्चन ही रह गए हैं। अभी ये इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस व्हेन एडेड टू वाटर विल नॉट चेंज द पीएच। अभी इसमें हमें बस ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड एसिड एंड बेस और इक्वली वीक एसिड एंड बेस। इसका हम पता कैसे लगाएंगे, अगर हम इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड एंड बेस पता लगा सके। तो पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका बना हो सकता है, ये HCO3 मुझे दिख रहा है, तो this could have only come from carbonic acid which is H2CO3 and ये होगा sodium hydroxide NaOH। तो NaOH is the strongest base and H2CO3 is a very weak acid। तो ये तो हो गया बेसिक सॉल्ट, तो ये pH तो चेंज कर देगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। NH4Cl किससे बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही ज़्यादा वीक बेस होता है एंड HCl इज कंपैरेटिवली लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर एसिड्स, तो ये भी नहीं होगा, तो ये तो एसिडिक सॉल्ट हो गया। सिमिलरली वी हैव Na2CO3, इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क है नहीं, बस एक बाइकार्बोनेट का फर्क है, ये कार्बोनेट आयन है, अगेन ये कार्बोनिक एसिड से आया है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया, तो ये भी बेसिक सॉल्ट है, तो ये भी नहीं होगा। which comes from NaOH, that is sodium hydroxide, strongest base and HCl which is the strongest acid। तो ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडिंग टू वाटर विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अभी कोलॉइड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट का। तो टिंडल इफेक्ट का सिंपल होता है कि कोलॉइड पार्टिकल्स का ऐसा होता है साइज कि वो लाइट उसके ऊपर फॉल करती है एंड स्कैटर करती है एंड वी कैन सी द पार्टिकल्स देयर। तो कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस वुड गिव अस टिंडल इफेक्ट एंड हम उनके पार्टिकल्स देख पाएंगे, वाइल ट्रू सोल्यूशन का हम नहीं देख पाएंगे। तो ऑल ऑफ दीज तो कोलॉइड बनाएंगे, कॉपर सल्फेट एक सोल्यूशन बनाएगा, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। अभी दिस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिड्यूस बाय मेटालिक जिंक। So this question is based on the electrochemical series. तो ये याद करनी बहुत ईजी है एंड इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस इस टाइप के सॉल्व हो जाएंगे, जैसे why does iron not react with steam और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एवरीथिंग। तो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये मैंने याद कैसे की हुई है, ऑब्वियसली लाइक बहुत पुराना निमोनिक है जो चलता आ रहा है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि हाथ अपना अपना। तो आपको ये इससे याद कर लेना है एंड आपको इससे मतलब हमने कंक्लूजन क्या निकला। तो बेसिकली ये यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने मेटल्स है ये सारे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं उनके सॉल्ट सोल्यूशन से। बट ये नीचे वाले जो है ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो ये ऊपर वालों को रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी क्वेश्चन में क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिड्यूस बाय मेटालिक जिंक। मतलब इनमें से लाइक कौन सा है जो जिंक डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जो जैसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ते थे ना कि कॉपर सल्फेट में हमने आयरन का एक वो डाला, तो वो बेसिकली इसके ऊपर ही बेस्ड होता था कि कॉपर सल्फेट एज CO2+ Cu में चला जाए एंड Fe2+ गोज इनटू Fe, तो ये रिड्यूस कर दे इसको। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्योंकि जिंक की बात है हमें बस जिंक के ऊपर देखना है, जो जिंक के ऊपर है वो हमारा आंसर है। तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ पे ऊपर वाले सिर्फ एक ही है एंड बाकी सारे नीचे वाले, तो ये भी एलिमिनेशन के थ्रू बहुत इजीली क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सारे तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा वीक है एंड ये हाइड्रोजन को भी अपने एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर सकती, हाइड्रोजन आयंस भी नहीं निकाल सकते। तो ये सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। वो अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड प्रोटॉन, रदरफोर्ड। और बाकियों के अगर आपको डिस्कवरीज जानने हैं तो ये ऐसा है, जे थॉमसन ने द प्लम पुडिंग मॉडल वाला पर्सन, इसने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। गोल्डस्टीन ने कैथरेज की डिस्कवरी के बारे में बताया था एंड चैडविक ने न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए थे। This is a very simple question based on stoichiometry and limiting regions का concept। तो हमें एक इक्वेशन दी है एंड इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि 1 mole of carbon monoxide reacts with 2 moles of hydrogen to give 1 mole of methanol. How many moles of methanol can be obtained by reacting 2 moles of carbon monoxide with 2 moles of hydrogen? अभी आप इसको देखो कि अगर आपके पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 1 मोल ऑफ मिथेनॉल बनता है। तो अगर आपके पास 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए पर सिर्फ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रहे तो कितना बनेगा। अभी आप कोई इवेंट पे जाते हो एंड आपको एक बच्चा है जो बहुत ही पंक्चुअल है एंड एक बच्चा है जो बहुत ही लेट है। तो आपका जो मूवी का प्लान है जो 4 बजे थी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस बच्चे के ऊपर जो बहुत जल्दी आके बैठ जाता है या उसके ऊपर जो बहुत लेट आता है। ऑब्वियसली उस पर बनेगा जो लेट आएगा। तो इस केस में जो बच्चा लेट आ रहा है उसकी वजह से आपका प्लान लिमिट हो रहा है, तो हेंस दैट पर्सन इज द लिमिटिंग रीजन। इसमें हमें देखना कि क्या कम पड़ जाएगा वो हमारा लिमिटिंग रीजन होगा। तो हमें लिमिटिंग रीजन के हिसाब से अपना प्लान बनाना पड़ेगा। मतलब अगर जो बच्चा लेट आता है तो हमें उसको उसके हिसाब से प्लान बनाना पड़ेगा कि वो जल्दी आए। लाइक अगर जैसे आप ये कर सकते हो कि कोई 2 बच्चे की पार्टी है, ठीक है, एंड वो बच्चा बहुत लेट आता है तो आप उसको बोलो कि मेरी पार्टी ही 12 बजे है। अगर आप उसको ऐसा बोलोगे तो वो 2 बजे आएगा, राइट। यही कॉन्सेप्ट है, ये इसका सोल्यूशन है। तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में लिख लेना है एक सेंटेंस में कि क्या है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमें क्वेश्चन में इक्वेशन से पता लग गया। तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वुड रिक्वायर 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उस
उसके इक्वल आने में। बट हमें तो क्वेश्चन में सिर्फ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल है, मतलब ये है जो प्लान लिमिट कर रहा है। तो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रीजन। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक जो मोल है वो वेस्ट पड़ा रहेगा। तो ये हम लिमिटिंग रीजन के हिसाब से प्लान बना रहे हैं। इसको तो एक ही मोल चाहिए और ये एक ही मोल बना सकता है, तो इसलिए 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ मेथनॉल। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट विच इज 1, क्योंकि हमसे पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथनॉल विल बी फॉर्म। दिस विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर। तो दीज वर द क्वेश्चंस जो इसमें साइंस बेस्ड क्वेश्चंस थे। आपको सोल्यूशन देख के लगा ही होगा कि तो बस कुछ नहीं, बस और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एंड अपने कंसेप्ट्स ब्रश अप करने हैं। तो या दिस वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।